हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स एंड एडेसिव्स। यानी इस चैप्टर में 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है पॉलीमर के बारे में, सेकंड टॉपिक है इलास्टोमर्स के बारे में और तीसरा टॉपिक है एडेसिव्स के बारे में। तो चलो समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक पॉलीमर। इस टॉपिक में हम सीखेंगे मोनोमर्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमराइजेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो फर्स्ट पॉलीमर। यहाँ पे पॉलीमर का मीनिंग होता है, पॉली मीन्स मैनी यानी बहुत सारे, यानी एंड मर मीन्स यूनिट्स यानी छोटे छोटे यूनिट्स। सो पॉलीमर ये होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बनता है। इस पॉलीमर को मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये छोटे छोटे यूनिट्स के साथ जॉइंट होके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम पॉलीमर। मोनोमर। मोनोमर्स आर नथिंग बट स्मॉल यूनिट्स। यानी यहाँ पे जो मोनो यानी सिंगल एंड मर मीन्स यूनिट। सो मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट्स। तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और जो पॉलीमर बनाते हैं वो छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो पॉलीमर बनाते हैं, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी दिस इज द केमिकल रिएक्शन in which monomer gets combined to give polymer। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इथीन का। यहाँ पे इथीन है जो मोनोमर है यानी सिंगल यूनिट है। यहाँ पे इथीन के मैंने n नंबर्स ऑफ यूनिट्स लिए यानी बहुत सारे यूनिट्स लिए हैं। तो ये जो इथीन के मोनोमर यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे यानी जुड़ जाएंगे और एक बड़ा यूनिट बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं और उसको बोलते हैं पॉलीइथीन। पॉलीइथीन मीन्स पॉली मीन्स मैनी और इथीन मीन्स इथीन का यूनिट। सो बहुत सारे इथीन यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमको पॉलीथीन देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। यहाँ पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन दिया गया है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी वो किस तरह दिखते हैं। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मीनिंग होता है एक सिंगल लाइन यानी एक कंटिन्यूस लाइन में। तो जो पॉलीमर होते हैं जो सिंगल होते हैं, सिंगल लाइन फॉर्म में होते हैं, चेन फॉर्म में, उस टाइप को पॉलीमर को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। दूसरे होते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स यानी यहाँ पे आपको ब्रांच दिख रही होगी। सो जब लीनियर पॉलीमर में से जब ब्रांच निकलती है, दूसरे यूनिट्स जुड़ के बाहर निकलते हैं और वो ब्रांच शेप बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। तीसरा होता है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। यहाँ पे लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ पे 3 लीनियर पॉलीमर्स हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ये 3 लीनियर पॉलीमर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये जो और इस तरह जुड़ने से उनमें एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और इस तरह का जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर यानी और क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, यानी कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन उसमें होता है। सो बेस्ड ऑन दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। वन इज एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और डायरेक्टली पॉलीमर बनाते हैं, उसके साथ कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। यानी मोनोमर्स
एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, वो चेन फॉर्म बनाते हैं और डायरेक्टली हमको पॉलीमर देते हैं। सो मोनोमर में से हमको डायरेक्ट पॉलीमर मिलता है, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मोनोमर यूनिट्स होते हैं, दे आर मे बी सेम और डिफरेंट, और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं और साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, यानी पॉलीमर भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिलता है और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। इन और ये टाइप के केमिकल रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी तीसरा क्लासिफिकेशन है थर्मोस्टैटिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट इज़ बेस्ड ऑन टेम्परेचर, यानी पॉलीमर को हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट आती है। तो उसमें दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, वन इज़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होता है, दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, मतलब जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी वो सॉफ्ट नहीं होता है, उसको आप हीट करोगे वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्डी हो जाएगा या तो फिर वो बंद हो जाएगा, जल जाएगा। सेकेंड इज दे कैन बी रीमोल्डेड, यानी आप इसको हीट करोगे वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड यू कैन रीमोल्ड, उसका शेप चेंज कर सकते हो। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर का शेप आप चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड। दे आर वीक, सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल, वो वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं। लेस ब्रिटल का मतलब होता है इजीली टूट जाने वाला, मतलब टूट सकता है। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाने वाला, जैसे कांच होता है तो वो टूट सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है वो लेस ब्रिटल होता है, मतलब इजीली टूट नहीं सकता। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और मोर ब्रिटल होता है, यानी इजीली टूट सकता है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल होते हैं, एसीटोन होता है या कोई टर्पेंटाइन होता है, तो ऐसी चीज़ में ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर डिज़ोल्व हो सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। दे हैव लो मोलिकुलर वेट, यानी इनका मोलिकुलर वेट कम होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से बनता है, तो उसका फाइनल मोलिकुलर वेट कम होता है। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर बड़े बड़े मोनोमर यूनिट से बनता है, तो उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। दे आर फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे मैंने आपको समझाया लास्ट पीरियड में कि वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं, यानी उनमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, खाली मोनोमर से पॉलीमर ही बनता है। दे आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो इसमें मोनोमर से पॉलीमर बनता है और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, जैसे वाटर होता है, अल्कोहल होता है, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू polymerization reaction and according to temperature. So thank you students, thank you for watching this video, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पॉलीमर, इलास्टोमर्स एंड एडेसिव्स। उस वीडियो में हमने पॉलीमर्स के बारे में सीखा था। आज हम वही टॉपिक पे पॉलीमर्स के कुछ रिएक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, जैसे पॉलीथीन का प्रिपरेशन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन का यानी टेफ्लॉन का प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 और लास्ट में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड
यानी बेकेलाइट का फॉर्मेशन। फर्स्ट, पॉलीइथीन। जैसे हमें पता है पॉलीइथीन का मतलब होता है पॉली यानी मैनी, इथीन मतलब इथीन मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों को मिलाएंगे तो पॉलीथीन हो जाता है। सो व्हेन देयर इज ए नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स गेट कंबाइन तो हमें मिलेगा पॉलीथीन, यानी बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और चेन रिएक्शन बनेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, सो वो हमको देगा पॉलीथीन। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हुआ है। सो दिस इज इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वो कितने हैं n नंबर्स, यानी बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स हैं। उनका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन टू 570 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। सो ये जो इथीन मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक इथीन मॉलिक्यूल उसके बाद नेक्स्ट इथीन मॉलिक्यूल उसके बाद नेक्स्ट इथीन मॉलिक्यूल, यानी पूरी चेन बन जाती है। और ये पूरी चेन बन के लास्ट में हमें एक पॉलीमर मिलता है जिसको हम बोलते हैं पॉली इथीन पॉलीमर, यानी कि ये पॉलीमर बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सो ये इथीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक रिपीटिंग यूनिट्स बनाते हैं, इथीन मॉलिक्यूल्स के बाद दूसरा इथीन मॉलिक्यूल, इस तरह पूरी चेन बनती है और हमें लास्ट में मिलता है पॉलीथीन पॉलीमर। दूसरा पॉलीमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन यानी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम आपने सुना ही होगा। ये नॉर्मली टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स, यानी हमारे पास जो ये होते हैं किचन में यूटेंसिल्स होते हैं जिसपे टेफ्लॉन कोटिंग, नॉन स्टिक जिसे बोलते हैं, उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन कोटेड पेंट्स भी आते हैं। सो वो किस तरह बनते हैं, सो टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी टेट्रा मीन्स फोर, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन, यानी यहाँ पे F2 दो फ्लोरीन एटम है और दूसरे दो फ्लोरीन, यानी 4 फ्लोरीन एटम हो गए। सो टेट्राफ्लोरोइथीन, इथीन यानी दो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड है, सो इथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन के जो मोनोमर्स होते हैं n नंबर, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड अंडर हाई प्रेशर, तो वो एक चेन बनाएंगे और उसको, और फाइनली हमको एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन, यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में इथीन मॉलिक्यूल के साथ साइनाइड CN होते हैं, सो इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। सो व्हेन देयर इज n नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल्स हो गए, मोनोमर्स के यूनिट्स हो गए, उनके बीच में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट होता है। सो एक्रिलोनाइट्राइल एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरी चेन बनाएंगे और उस चेन को हम लोग बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली मीन्स मैनी और एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर के यूनिट्स है, तो मीन्स बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल के मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66, नाइलॉन का यूज़ हमने देखा ही है, मोस्ट ऑफ इसका यूज़ टेक्सटाइल्स यानी कपड़े बनाने में यूज़ होता है, नाइलॉन्स के कपड़े होते हैं। सो ये नाइलॉन 66 एक पॉलीमर यूनिट होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल से बनता है। फर्स्ट है हेक्सामिथाइल डायमाइन, दिस इज हेक्सामिथाइल डायमाइन। हेक्सा मीन्स 6, मिथाइल मीन्स CH2 मॉलिक्यूल, मीन्स 6 मिथाइल के मॉलिक्यूल से, एंड डायमाइन, डाई मीन्स 2, अमाइन मीन्स NH2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो NH2 के मॉलिक्यूल है, मीन्स डाई अमाइन मॉलिक्यूल एंड हेक्सा मिथाइल मॉलिक्यूल। सो इसको कंबाइनली बोलते हैं हेक्सा 6 मिथाइल मीन्स CH2 एंड डायमाइन, हेक्सा मिथाइल डायमाइन। और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। सो दिस
दिस इज एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ हेक्सामिथाइल डायमाइन है, n एडिपिक एसिड है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए अंडर हाई प्रेशर एट 553 केल्विन टेम्परेचर और हमें देंगे नाइलॉन 66 मॉलिक्यूल। नाइलॉन 66 का पॉलीमर जिसको बोलते हैं नाइलॉन 66। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और बेकेलाइट पॉलीमर। सो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर दो चीज़ से बनता है, एक होता है फिनॉल दैट इज ये वाला मॉलिक्यूल एंड फॉर्मल्डिहाइड यानी CH2O मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट स्टेप में दिस CH2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो फिनॉल से जुड़ जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे फिनॉल के साथ जुड़ जाता है और तीसरे स्टेप में यहाँ पे वो तीसरा फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ जुड़ जाता है, यानी n नंबर्स बन जाते हैं CH2OH के अल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड के। फिर इनके बीच में चेन रिएक्शन होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमें मिलता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यानी बेकेलाइट मॉलिक्यूल। बेकेलाइट मॉलिक्यूल is nothing but there's a reaction between condensation reaction between phenol and formaldehyde और दोनों कंबाइन हो गए कंडेंसेशन रिएक्शन से और हमें मिलेगा बेकेलाइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है पॉलीमर, इलास्टोमर्स एंड एडेसिव्स। उस वीडियो में हमने पॉलीमर्स के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इलास्टोमर्स के बारे में। तो चलो समझते हैं इलास्टोमर्स। यहाँ पे हम सीखेंगे इलास्टोमर्स की डेफिनेशन, रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में, नियोप्रीन रबर, ब्यूना एन रबर एंड बुना एस रबर के बारे में। So what is the definition of elastomers? So a polymer substance in which its original length can be increased by 10 to 15% without breaking it on applying external force। यानी ये एक पॉलीमर सब्सटेंस होता है जिसकी लेंथ हम 10 से 15% इंक्रीज कर सकते हैं तोड़े बिना बाय अप्लाइंग यानी बाहर का फोर्स लगा के। यानी कोई पॉलीमर सब्सटेंस है उसकी लेंथ अगर हम बाहर का फोर्स लगा के 10 to 15% इंक्रीज कर सकते हैं और उसको तोड़ते भी नहीं हैं तो उसको हम इलास्टोमर्स बोल सकते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दे रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इलास्टोमर्स। यानी इलास्टोमर्स अगर वो फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो उसको अपना ओरिजिनल शेप और वॉल्यूम वापस रिगेन कर लेता है, यानी जो पहले जैसा था वैसा हो जाता है। तो इलास्टोमर्स क्या होता है? तो इलास्टोमर्स एक पॉलीमर सब्सटेंस होता है जो अपना शेप 10 to 15% इंक्रीज कर सकता है अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो, और जैसे हम वो फोर्स को रिमूव कर देंगे तो उसको अपना ओरिजिनल शेप और वॉल्यूम वापस रिगेन कर लेगा। इलास्टोमर्स का बेस्ट एग्जाम्पल होता है रबर। रबर नॉर्मली एक रबर टी प्लांट में से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स। यह लेटेक्स एक लिक्विड फॉर्म होता है, वाइटिश लिक्विड होता है जिसमें से उसको कलेक्ट किया जाता है रबर प्लांट में से और उसमें से रबर को बनाया जाता है। जो नेचुरल रबर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं आइसोप्रीन। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नेचुरल रबर। ये एक मोनोमर यूनिट है, हमने लास्ट पीपीटी में देखा था व्हाट इज मोनोमर यूनिट। सो दिस इज द मोनोमर यूनिट, एक सिंगल यूनिट है। तो रबर में ऐसे बहुत सारे आइसोप्रीन के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेचुरल रबर जो प्लांट में से मिलता है इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी
प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे वो यूज़फुल नहीं होता, जैसे कि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ख़राब हो सकता है, उसमें से स्मेल आती है, वो ज़्यादा स्टिकी होता है। इसकी वजह से वो रबर को हम इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेटेक्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको दूसरे प्रोसेस में भेजना पड़ता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, यानी रबर का वल्कनाइजेशन करा। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होता है, जो नेचुरल रबर होता है आइसोप्रीन, उसको 373 केल्विन टू 415 केल्विन तक हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यानी कि आइसोप्रीन को लिया जाता है, उसमें सल्फर ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं, और उससे क्या होता है कि आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स में सल्फर के एटम्स ऐड हो जाते हैं, और इसके कारण कि रबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़, वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जैसे जो पहले वो स्टिकी रहता था, वो उसकी स्टिकीनेस कम हो जाती है, उसमें से जो स्मेल आती थी वो चली जाती है। फिर उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता, यानी रबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर दो टाइप्स के हो सकते हैं, सॉफ्ट रबर हो सकते हैं या हार्ड रबर हो सकते हैं। तो जो सॉफ्ट रबर होते हैं, जैसे इरेजर होता है, इलास्टिक बैंड्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट रबर्स। तो वो सॉफ्ट रबर्स डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र। अगर लेस क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र हम आइसोप्रीन में डालेंगे ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन प्रोसेस, तो हमको सॉफ्ट रबर मिलेगा। अगर सल्फ़र की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे अराउंड 35 to 50%, सो जो हमको रबर मिलेगा उसको वो हार्ड रबर होगा, जिसको हम इबोनाइट भी बोलते हैं, यानी हार्ड रबर। नाउ सिंथेटिक रबर, बहुत सारे ऐसे रबर्स भी होते हैं जो सिंथेटिकली इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, उसमें कोई नेचुरल चीज़ का यूज़ नहीं होता, यानी लेटेक्स का यूज़ नहीं होता। उसका फर्स्ट एग्जांपल है नियोप्रीन रबर। ये एक सिंथेटिक रबर है जिसको इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। उसका मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन ये आइसोप्रीन का ही एक यूनिट जैसा होता है, पर उसमें क्लोरीन एटम होता है। सो इसको ये क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइजेशन में भेजते हैं, सो बहुत सारे क्लोरोप्रीन यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक लीनियर पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं नियोप्रीन। सो दिस नियोप्रीन इज अ पॉलीमर जिसमें क्लोरोप्रीन के बहुत सारे यूनिट्स जुड़े हुए हैं, और जो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा नियोप्रीन रबर। ये एक सिंथेटिक रबर है। वैसे ही दूसरा सिंथेटिक रबर है ब्यूना एन रबर। ब्यूना एन रबर 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्रिल मोनोमर यूनिट से बनते हैं, यानी बहुत सारे 1,3-ब्यूटाडाइन यूनिट्स, एन नंबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन यूनिट्स और एन नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स, ये दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन होता है, और उससे ब्यूना एन रबर मिलता है। सो को यहाँ पे ब्यूना एन रबर जो रबर है वो एक सिंथेटिक रबर है जो 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर में ब्यूना एन रबर की तरह 1,3-ब्यूटाडाइन होता है और एक्रिलोनाइट्राइल की जगह स्टाइरिन यूज होता है। तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन होता है, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के ब्यूना एस रबर बनाते हैं। सो यहाँ पे ये जो रबर होता है वो नॉर्मली ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग ETC में यूज़ होता है, यानी जो टैंक के अंदर की साइड होता है वहाँ पे उसको लगाया जाता है ताकि टैंक का लीकेज ना हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इलास्टोमर्स क्या होता है, रबर क्या होता है, नेचुरल रबर किस तरह बनाया जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर जैसे नियोप्रीन रबर, ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,
आज हम पॉलीमर इलास्टोमर्स एंड एडेसिव का लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं। इसमें आज हम देखेंगे एडेसिव्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडेसिव्स यानी एडेसिव्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडेसिव बाय ओरिजिन यानी एडेसिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस तरह बनाए जाते हैं, और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडेसिव यानी अच्छे एडेसिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। Adhesives. An adhesive is defined as a substance which is capable of holding material together by surface attachment. Adhesives ऐसा substance होता है जो दो surfaces को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। तो वो जो substance जो दो surfaces के बीच में लगाया जाता है जिसके कारण वो दोनों surface एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो वो substance को हम लोग बोलते हैं adhesive। क्लासिफिकेशन ऑफ एडेसिव बाय ओरिजिन। नॉर्मली एडेसिव्स का मतलब होता है गम यानी ग्लू। हम उसको नॉर्मली फेविकॉल की तरह देखते हैं या पेपर गम की तरह देखते हैं। सो ग्लू गन भी आती है। सो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो एडेसिव्स मटेरियल होता है। पर ये एडेसिव मटेरियल दो तरह से बनाया जाता है। एक होता है सिंथेटिक एडेसिव्स। सिंथेटिक एडेसिव्स मतलब कि उसको सिंथेटिक केमिकल से बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में से, और उसको वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, और वो एडेसिव्स बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे है सिलिकॉन्स, एक्रेलिक्स, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएक्रेलिट्स, पॉलीविनाइल एसीटेट, नाइट्राइल्स, नियोप्रीन एक्सेट्रा। ये सब जो एडेसिव्स है वो सिंथेटिक एडेसिव्स की कैटेगरीज में आते हैं। दूसरा होता है नेचुरल एडेसिव्स। नेचुरल एडेसिव्स में उसको बहुत सारे सोर्स है, जैसे एनिमल होता है, प्लांट्स होते हैं, फिश होती है, वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये सब नेचुरल सोर्सेस है। तो पहले एनिमल ग्लू। एनिमल ग्लू में क्या होता है कि एनिमल्स के बोन को बॉयल किया जाता है और उसमें जो प्रोटीन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसमें से ग्लू बनाया जाता है यानी एडेसिव बनाया जाता है। दूसरा होता है केसिन। केसिन नॉर्मली एक प्रोटीन का फॉर्म होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, और इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें से भी एडेसिव्स बनाए जाते हैं। फिश ग्लू। फिश की जो स्किन होती है उसमें भी एक तरह का कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, वो भी एक एडेसिव्स का काम करता है। तो उसको भी एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसकी स्किन में से निकाला जाता है और उसको प्रोसेस करके उसमें से भी ग्लू को बनाया जाता है। वेजिटेबल ग्लू भी होता है, जैसे सोयाबीन ग्लू होता है, स्टार्च ग्लू होता है। जब भी हम वीट लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, तो उसमें भी जो स्टार्च होता है तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करके फिर उसमें से ग्लू बनाया जा सकता है। नेचुरल रबर और लेटेक्स ग्लू। हमें पता है रबर नॉर्मली रबर प्लांट में से उसको बनाया जाता है। तो जो इनिशियल जो रॉ रबर होता है, नेचुरल रबर होता है, आइसोप्रीन, वो भी बहुत स्टिकी होता है। तो वो बहुत स्टिकी होने के कारण उसको हम एज ए एडेसिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि एडेसिव्स को किस तरह बनाया जाता है। सो फर्स्ट मेथड इज सिंथेटिक एडेसिव्स होता है, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। दूसरा होता है नेचुरल एडेसिव। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडेसिव। अच्छे एडेसिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? तो पहला, इट शुड बी केमिकली इनर्ट यानी उस पर कोई भी केमिकल का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, इट्स बॉन्डिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमें पता है एडेसिव का यूज़ हम लोग दो सरफेस को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो दोनों सरफेस स्ट्रांगली बॉन्डेड होनी चाहिए एडेसिव्स के वजह से। तीसरा, इट्स बॉन्डिंग शुड बी लास्ट लॉन्ग, मतलब वो लंबे समय तक चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि लगाया और थोड़े दिनों में वो निकल जाए। फिर इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव, यानी उसको बनाने में खर्चा कम आना चाहिए, या एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, मतलब उस पर पानी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज बाय सरफेस, डैमेजेस सरफेस, यानी जिस सरफेस पे हम उसको लगाते हैं तो वो सरफेस को डैमेज नहीं करना चाहिए।
यानी वो सरफेस को ख़राब नहीं करना चाहिए। लास्ट, इट शुड नॉट अफेक्ट बाय वेदर, उस पर एटमॉस्फेयर का, वातावरण का कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खुले एटमॉस्फेयर में रखें और वो तुरंत ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा एडेसिव क्या होता है, उसको किस तरह बनाया जाता है, सिंथेटिक एडेसिव एंड नेचुरल एडेसिव, और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडेसिव। So thank you students, thank you for watching this video, thank you। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर, इलास्टोमर्स एंड एडिसिव चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे पॉलीमर के बारे में, मोनोमर के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में, एंड लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडिसिव्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर का मीनिंग होता है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, मर यानी यूनिट्स, मीन्स ऐसा यूनिट जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना हो, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। मोनोमर, मोनोमर्स मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट, यानी सिंगल यूनिट, एक छोटा यूनिट। जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर कंबाइन होंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इज ए process by which monomer gets combined together and gives you polymer, यानी पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है n नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल, ये मोनोमर यूनिट्स है। जो पॉलीमराइजेशन होगा उनका रिपीटिंग यूनिट्स होगा और फिर हमको एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथिन, पॉलीथीन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पे पॉलीमर पे टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा जाता है। फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को जब हम हीट करते हैं तो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट होता है, फिर हार्ड हो जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर को हम जब हीट देते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता और डायरेक्टली हार्ड होता है, या तो जल जाता है, बर्न हो जाता है। दूसरा, दे कैन बी रीमोल्डेड, इनका शेप चेंज कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग का हम शेप चेंज नहीं कर सकते। फिर दे आर वीक, सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल, यानी ये वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल, जल्दी से टूटते नहीं हैं। जबकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और मोर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी इजी से टूट जाना, जैसे हमारा कांच होता है तो वो इजी से टूट जाता है, टुकड़े होते हैं तो वो ब्रिटल बोलते हैं उसको, तो ये ज़्यादा ब्रिटल होता है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल होता है, फिर पेट्रोल्स होते हैं, एसीटोन होता है, टर्पेनाइन होता है, इसमें सॉल्युबल होते हैं। जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है क्योंकि ये छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से बनता है और हर एक मोनोमर यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसीलिए इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। जबकि थर्मोसेटिंग का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है क्योंकि इनके जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बड़े मॉलिक्यूल से बनता है, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। दे फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं जिसमें पॉलीमर के साथ हमें एक बाई प्रोडक्ट जैसे कि वाटर, अल्कोहल जैसे बाई प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर हमको लेटेक्स में से मिलता है, यानी रबर के प्लांट्स होते हैं उनमें इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, जूस होता है, उसको निकाला जाता है, वो वाइटिश कलर का, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। पर
ये लेटेक्स नॉर्मली ऐसे रबर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत स्टिकी होता है, स्मेल आती है, जल्दी से ख़राब होने वाला होता है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे रबर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको वल्केनाइजेशन प्रोसेस से पास करना पड़ता है। और वो लेटेक्स में एक मोनोमर यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। वो लेटेक्स आइसोप्रीन से बना होता है। तो जब n नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एट अराउंड 373 to 415 केल्विन पे, तो सल्फर के एटम्स आइसोप्रीन के एटम्स के साथ जुड़ के ये रबर हमें देता है, जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। ये रबर की प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, ये स्टिकी नहीं होता है, इसमें से स्मेल नहीं आती, जल्दी से ख़राब नहीं होता है, यानी इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो रबर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडेसिव्स, यानी जो एडेसिव्स होते हैं उसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती है, या जो एडेसिव्स हम लेंगे खरीदेंगे तो हम उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होगी। तो पहला, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, यानी वो जो उस एडेसिव्स पे कोई भी केमिकल गिर जाए तो उस पर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सरफेसेस को स्टिक करते हैं तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा, इट शुड बी लास्ट लॉन्ग, वो जो बॉन्डिंग होती है वो लंबे समय तक रहनी चाहिए। इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव, यानी उसको जो बनाने में आने वाला जो खर्चा होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वाटर, उसमें पानी का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज सरफेसेस, यानी जिस सरफेसेस पर हम लगाते हैं वो सरफेस ख़राब नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, यानी एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए, यानी एटमॉस्फेयर में खुले में रह जाए तो जल्दी से ख़राब नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलीमर, इलास्टोमर्स और एडेसिव चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हमने देखा पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडेसिव्स के बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।